देखो एक सुहानी सी नई सुबह फिर आई है, नई उमंगें आशाएं जोश नया फिर लाई है, लेकर उम्मीदों की ये उजली प्यारी सी किरणें देने सौगातों में हमें एक नया संदेशा लाई है। देखो एक सुहानी सी नई सुबह फिर आई है। नमस्कार, सुप्रभातम में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए प्रारंभ करते हैं आज का यह कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको आज के पंचांग से परिचित कराएंगे, तदनंतर सुभाषित से और भारतीय ज्ञान परंपरा से। उसके बाद बात होगी स्वास्थ्य व योग से जुड़ी हुई। इसी क्रम में हम लेंगे संस्कृत का ज्ञान और करेंगे किसी एक प्रेरक वृत्त का संज्ञान। तो प्रदर्शन की इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए पहले देखते हैं पंचांग और पता करते हैं क्या है आज की तिथि, नक्षत्र व वार। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि बुधवार, आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसी भाव को समेटे हुए है हमारा आज का सुभाषित। आइए सुनते हैं महाभारत के उद्योग पर्व से लिया हुआ यह सुभाषित। रुहते सायकैर्विद्धम् वनं परशुना हतं, वाचा दुरुक्तं बीभत्सं न संरुहति वाक्षतम्। बाणों से बींधा हुआ तथा फरसे से काटा हुआ वन भी पनप जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता। अतः मृदु वचन का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। A forest pierced by arrows and cut by axe also flourishes, but a terrible wound done by speaking, by saying bitter words, does not heal. So only soft words should be used. प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्कृति के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे, काशी और तमिल। दोनों केंद्रों के इन्हीं सांस्कृतिक आध्यात्मिक संबंधों को पुनः सुदृढ़ बनाने के लिए काशी में काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या है आयोजन में खास। इस विशेष रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत कर रही हैं हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ। यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः। भारत अपने अद्भुत शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता और आस्था विश्वास से भरे विविध परंपराओं के अतुल्य संगम से पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आज विस्तार से जानेंगे भारत के ऐसे ही शिक्षा और संस्कृति के दो महत्वपूर्ण केंद्रों के विषय में, जिनका भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में अहम योगदान रहा है। प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्कृति के दो महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में काशी और तमिल परंपरा को फिर से दुनिया के नक्शे में लाने के लिए काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत कई दलों में तमिल श्रद्धालु काशी आकर दोनों संस्कृतियों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया दुनिया की दो सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों का, देश की विविधता में एकता की ताकत का, भारतीय ज्ञान परंपरा के मेल का,
जो प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्रों के बीच जीवंत संबंधों को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक अद्भुत प्रयास का प्रतिबिंब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काशी तमिल संगमम की, जिसके दूसरे संस्करण में हिस्सा लेने के लिए चेन्नई से एक दल बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचा था। ढोल नगाड़े डमरू और करतल ध्वनि से काशी वासियों ने इन लोगों का स्वागत किया। प्रदेश के स्टाम्प पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल भी इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने मेहमानों की आगवानी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दो संस्कृतियों के मेल की इस गंगा में मिलकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर जहाँ रहा पूरे हूं। काशी के लोग बनारस के परंपरा संगीत ढोल के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। काशी के लोगों का तमिल का जो हमारा कल्चर है उनका संगम है। विशेष बात ये रही कि चेन्नई से आए इस दल में शिक्षा जगत से जुड़े लोग थे, जो कि शानदार स्वागत से अभिभूत हो गए। उन्होंने इस मौके पर मोदी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के दो पुराने केंद्रों का ये मिलाप ही भारत को दुनिया में सबसे अनोखा बनाता है। This is one country. We are from Tamil Nadu. We are happy to your hearty welcome. We never forget it. धन्यवाद मोदी सरकार के लिए। हम लोग बहुत खुश है। ये कल्चरल और हमारा देश को बहुत प्राउड होता है। काशी तमिल संगमम के माध्यम से काशी को तमिल की संस्कृति से जोड़ने के उत्कृष्ट उद्देश्य से आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्वागत किया गया। 200 से अधिक सदस्यों ने मंदिर में भ्रमण, दर्शन और पूजन किया। इसके अलावा उन्होंने बाबा विश्वनाथ की आरती में भी हिस्सा लिया। इन लोगों ने बताया कि पहले की काशी और अब की काशी में जमीन आसमान का अंतर है। I got a chance to visit this wonderful place, Kashi Vishwanathan and Kamachi Amman, Annapurani, all this because of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Thank you Modi ji for offering such a great lifetime opportunity in such a young age. I have been hearing about Kashi Yatra right from my childhood, but I never dreamt that this will come true. Har Har Mahadev, it's a nice experience and I thank everyone who is organizing everything here. खास बात ये रही कि काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में इस बार 36 सदस्यों का एक समूह सेलम से भी काशी पहुंचा था, जिसमें बुनकरों, कपड़ा निर्माताओं और महिला उद्यमियों जैसे विभिन्न समूह भी शामिल थे। इसके अलावा वाराणसी के नमो घाट पर सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की गई, जिसमें कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने सभी दर्शकों को भाव विभोर कर दिया और इसके साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा के दो महत्वपूर्ण संस्कृतियों का अनुपम उदाहरण भी प्रस्तुत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद अब बात स्वास्थ्य की। अधिक देर तक टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना और मोबाइल के अधिक प्रयोग के कारण बच्चों में दृष्टि दोष की संभावना अब बढ़ गई है। दृष्टि दोष के कारण बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मायोपिया दृष्टि दोष क्या है और बच्चों में मायोपिया होने पर इसका जल्द इलाज करवाना क्यों ज़रूरी है, आइए समझते हैं। दृष्टि दोष काफी बच्चों को प्रभावित करते हैं। कई कारण हैं जिनसे बच्चों की दृष्टि प्रभावित हो सकती है। मायोपिया की समस्या काफी बच्चों में देखी जाती है। बच्चे दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। दृष्टि दोष यानी मायोपिया यानी दूर की चीज़ बच्चे को नहीं दिखती है तो वो बोर्ड को ठीक से कॉपी नहीं कर पाता है। उसको खेल में दिक्कत होती है, स्पेशली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या क्रिकेट या फुटबॉल जैसे जहाँ से दूर से बॉल आ रही है, तो इन चीज़ों में उसको खेल में दिक्कत होती है। इसके अलावा बच्चे सरदर्द बार बार बोल सकते हैं, आँखों से पानी आना, पलकों को झपकना, आँखों को मलना, ये सारी चीज़ें संकेत हैं कि बच्चे की नज़र में कोई कमी हो सकती है और तुरंत उसकी एक जांच और अगर ज़रूरी है तो चश्मे मिले। और चश्मों को हर समय पहनना है, ये नहीं सोचना है कि चश्मे से
चेहरा अच्छा नहीं दिखता है। आँखों का काम अच्छा दिखना नहीं, अच्छा देखना है। यदि सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। बच्चे में लेजी आई हो सकती है जो जीवन भर रह सकती है। दृष्टि दोष के कारण शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और शैक्षिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जरूरी है कि नवजात शिशुओं से लेकर किशोरावस्था के बच्चों तक माता पिता उनकी आंखों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। अगर हो सके तो अपनी टेबल को या कुर्सी को खिड़की के सामने रखें, जिससे कि जैसे ही ऊपर देखें तो बाहर दूर की नज़र दिखाई दे। हमारी आंखें दूर के लिए बनी हैं, पर जैसे बच्चे अधिकतम समय नज़दीक में लगा रहे हैं तो हमारा शरीर अपने आप एडजस्ट कर रहा है और आंखें हमारी लंबी होने लग गई हैं, जिससे हमें दूर की चीज़ साफ नहीं दिख रही है। कम से कम आपकी 1 बालिश की दूरी होनी चाहिए आपकी स्क्रीन और आपकी आंखों में, और ये आप सिर्फ टेबल चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, बेड पे लेट के, टेढ़े मेढ़े बैठ के। इस सब से आपकी सब चीज़ें बहुत नज़दीक आ जाती हैं, जिससे आंखों पे बहुत ज़ोर पड़ता है। बाहर ज़रूर जाएं। बाहर जब उजाला है उस समय कम से कम 2 घंटे समय बिताना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये मायोपिया या दृष्टि दोष की प्रॉब्लम जो है वो रुक सकती है, थम सकती है। नियमित रूप से व्यायाम करें, अच्छा खाना पीना खाएं, अपनी सेहत को पे ध्यान दें, और पढ़ाई भी ज़रूरी है पर उसको पेस करें। नज़दीक का काम लिमिटेड करें, ब्रेक्स लें, दूर देखें, हर आधे घंटे के बाद 1-2-3 मिनट का ब्रेक लें, जिससे कि आपकी आंखों को भी आराम मिले। हर माता पिता को 2.5 से 3 साल की उम्र में अपने बच्चों के आंखों की जांच अवश्य करवानी चाहिए, जिससे आंखों की कोई समस्या या बीमारी होने पर उसकी जल्द पहचान हो पाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। और दृष्टि दोष से जुड़ी जानकारी लेने के बाद अब चलेंगे योग की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having 2 basic characters with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। अब हम चलते हैं योग प्रभाग की ओर। साइनस एक समस्या जो प्रायः आमजनों को होती है। प्राणायाम के माध्यम से इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस योग प्रभाग में। नमस्ते, मैं शशि साड़ा। तो सर्दियों के लिए आइए एक खास टेक्निक जिससे साइनस के पॉइंट्स हमेशा खुले रहेंगे, ब्रीदिंग बेटर रहेगी और आपको हमेशा फेस पे एक हल्कापन रहेगा। तो आइए समझते हैं कैसे करना है। अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को लेना है, पहली उंगलियों को लेना है। ऐसे अपने भ्रूमंडल की यहाँ से साइड से लेते हुए पूरे आईब्रो को लेते हुए धीरे से ऐसे करके ऊपर आंखों के मध्यम तक लेके आने का है और वापस इसी को रिवर्स में लेके जाने का है। ऐसे वापस ऐसे। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा और प्रेशर डाल सकते हैं तो 2 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। 2 उंगलियों से प्रेशर बेटर होगा। सो अगर साइनसिस क्लियर है तो आपको 2 उंगलियों का प्रेशर अच्छा लगेगा। अगर साइनस ऑलरेडी भरा हुआ है तो 1 उंगली के प्रेशर में ही आपको कंफर्टेबल लगने लगेगा। ऐसे 8 से 10 बार थोड़ा मध्यम प्रेशर के साथ मसाज करना है। ये जैसे जैसे मसाज करेंगे आपको धीरे धीरे हल्कापन, एक ओपनिंग, आपकी ब्रीदिंग बेटर होती हुई लगेगी। फिर यही 2 फिंगर्स को लेके धीरे से ऐसे मसाज करना। ये अपना जो चीक बोन है, चीक बोन के ऊपर प्रेशर डालते हुए धीरे से हाथों को ऊपर अपने टेम्पल्स पर लेके जाना। थोड़ा यहाँ प्रेस करेंगे, वापस हाथों को छोड़ेंगे, वापस सेंटर ऑफ द आई से लेते हुए वापस लिफ्ट करके इधर तक लेकर आएंगे। ये भी 8 से 10 बार ये स्ट्रोक करेंगे। ये मसाज करने के बाद 3 साइनस के पॉइंट्स दबाएंगे। ये पॉइंट साइनस को क्लियर करने के लिए बहुत लाभदायक है।
पहले फर्स्ट 2 फिंगर्स, साइनस पॉइंट्स के लिए पहले 2 फिंगर्स को लेंगे। कोशिश करके देखिएगा कि नाखून हमेशा कटा हुआ रहे। दोनों उंगलियों को इधर आंखों के कॉर्नर पे रखेंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे और धीरे से छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, धीरे से छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। ऐसे 15 से 20 बार करना है। उसके बाद यहाँ पे आना है, ये जो एक डेंट है हल्का सा, वहाँ पे अपने दोनों फिंगर्स को रखना है, प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, एक अच्छा हल्का प्रेशर देके छोड़ना है। ये भी 15 से 20 बार। फिर थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, नाक के एकदम एजेस पे, यहाँ पे इसे इधर भी यहाँ पे हम धीरे से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे, वापस अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, छोड़ देंगे, वापस अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे। 15 से 20 राउंड इस पॉइंट का भी करना है। और अब आइए सुनते हैं हंसा माँ की कुछ प्रैक्टिकल टिप्स इन्हीं स्ट्रेचेस के ऊपर। नमस्कार। साइनसिस को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत तकलीफ देते हैं। पानी में उबाल लीजिए पानी को और उसके अंदर गोभी के पत्ते डाल दीजिए और उस पानी की भाप साइनसिस को खुला रखती है। गर्म पानी की थैली साइनसिस पर गर्मी दे, थैली में थोड़ा गर्म पानी भरकर फेस पर ही रख के थोड़ी देर बैठे रहे, ये सारे भाग से बहुत फ़ायदा होगा। उसी तरह सिर को कभी भी ठंडा ना होने दें, सिर हमेशा सूखा हो। जब बाल धोते हैं जल्दी से बालों को सुखा लें, सिर पे पगड़ी बांध दें और दिन में भी सिर को कवर रखें जब आप बाहर जाते हैं। डायरेक्ट धूप और डायरेक्ट हवा साइनसिस को बिगाड़ती है। उसी तरह रात को सोते वक्त भी पंखा, एसी और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, साइनस ठीक रहेंगे। बस ये छोटी छोटी बातें हैं। हेड कोल्ड हुआ तो साइनस बिगड़ेंगे, इसलिए हेड को वार्म रखें। नमस्कार। और योग क्रियाएं सीखने के बाद अब क्रम है भाषा सीखने का। अपनी संस्कृत पाठशाला में आज हम करेंगे बंधुवाचक शब्दों का मिश्रित अभ्यास। आइए देखते हैं आज की संस्कृत पाठशाला। मित्राणि नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां पुनः एकवारं भवतां सर्वेषां स्वागतम्। विगत अंकों में हमने बंधुवाचक पदों से संबद्ध पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के वाक्यों को अलग अलग बनाना सीखा था, उनका अभ्यास किया था। आज हम उन्हीं पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के पदों का मिश्रित अभ्यास करेंगे। मित्रों, यदि हमें वाक्य बनाना हो वह पिता है, यह माता है, तो हम कहेंगे सह जनकः एषा जननी। आप जानते ही हैं पुल्लिंग के लिए हम सह पद का प्रयोग कर रहे हैं और स्त्रीलिंग के लिए सा। यही अगर पुल्लिंग पास है तो एषः और स्त्रीलिंग समीप है तो एषा। तो हमारा पहला वाक्य है वह पिता है, अर्थात पिता दूर खड़े हैं। यह माता है, अर्थात माता हमारे पास खड़ी हैं। तो वाक्य हमने बनाया है सह जनकः एषा जननी। और यदि हमें वाक्य बनाना हो वह माता है, यह पिता है, तो हम कहेंगे सा जननी एषः पिता। आइए उदाहरण से और भी सीखते हैं। पहला वाक्य है वह दादा है, यह दादी है, तो वाक्य बनाएंगे सह पितामहः एषा पितामही। वाक्य है वह नानी है, यह नाना है, सा मातामही एषः मातामहः। वह बड़ी बहन है, यह छोटा भाई है, सा अग्रजा एषः अनुजः। वह सास है, यह बहू है, सा श्वश्रूः एषा स्नुषा। वह पति है, यह पत्नी है, सह पतिः एषा पत्नी। आप सभी को भी अब वाक्य बनाने के लिए आत्मविश्वास आ ही गया होगा। तो अब मैं हिंदी के 2-3 वाक्य बोलता हूं जिनकी आप संस्कृत बनाइए। आप इन वाक्यों को बनाकर हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं, हमें टैग कर सकते हैं।
वाक्य है, वह दादा है, यह पोता है। वह बड़ी बहन है, यह छोटी बहन है। वह मामा है, यह मामी है। आपके वाक्यों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। अपने अगले अंक में हम इनके संस्कृत वाक्य भी आपको बता देंगे, जिससे आप अपना मिलान कर सकें। आज के अंक में इतना ही। पुनः अग्रिमे अंके मिलिष्यामः। नमो नमः। और संस्कृत पाठशाला के बाद आज आपको सुनाते हैं एक प्रेरक समाचार। आपको हम ले चलते हैं गुजरात के सूरत में, जहां युवाओं की एक टीम ने प्रोजेक्ट सूरत की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य सूरत को एक ऐसा मॉडल शहर बनाना है जो सफाई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बेहतरीन मिसाल बने। क्या है यह प्रोग्राम, देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। मिलिए गुजरात के सूरत में युवाओं की एक टीम से, जिन्होंने शुरुआत की है प्रोजेक्ट सूरत की। एक लक्ष्य सूरत को सफाई और सस्टेनेबल विकास की मिसाल बनाना। कुछ लोगों के साथ शुरू हुए इस काम में आज इन लोगों की संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई है। इन लोगों का हर रविवार सफाई के नाम होता है और इसीलिए इन्होंने इसे नाम दिया है सफाई संडे। मैं पीएम मोदी का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे काम को सराहा। सही मायनों में ये सूरत वासियों की जीत है। हम तापी के संरक्षण का काम कर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बल्कि आम लोग बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। 90 के दशक में सूरत का गंदगी से हाल बदहाल था, लेकिन आज सूरत को सबसे साफ शहर बोला जाता है। इसका श्रेय जन सहभागिता से किए स्वच्छता के आम लोगों के प्रयासों को जाता है। इस प्रयास के तहत सूरत के युवा सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं और वहां की सफाई करते हैं। डुमस बीच की सफाई के बाद इन लोगों ने बीड़ा उठाया तापी नदी के किनारों की सफाई करने का और जुट गए जी जान से। देखते ही देखते इस काम से लोग जुड़ते चले गए और ये संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई। लोगों से मिले समर्थन से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा, जिसके बाद उन्होंने कचरा इकट्ठा करने का काम भी शुरू किया। गौरतलब है कि इस टीम ने अब तक लाखों किलो कचरा हटाया है। सूरत से तेजस मोदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सच ही ऐसे समाचार हमें अत्यंत प्रेरित करते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सुप्रभातम के आज के इस अंक में हम लेते हैं आपसे अनुमति। कल के पंचांग, नए सुभाषित, भारतीय ज्ञान विज्ञान के नए विषय, स्वास्थ्य, योग, पाठशाला और साथ ही किसी प्रेरक समाचार के साथ पुनः आप सभी के समक्ष होंगे उपस्थित। भवेत् तावत् शुभम मंगलम।